हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज अपने इस सेशन में पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कंसिडरेशन शुरू किया था, ठीक है ना, और उसमें हमने रूल्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़े थे और व्हाट इज कंसिडरेशन मीनिंग को समझा था, डेफिनेशन को समझा था। आज हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेविटी क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस किस केस में, किस किस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इवन जो हम जानते हैं, हमने बेसिक में पढ़ा था कि बिना विदाउट कंसिडरेशन, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होता, बट कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना, सूड बाय ए थर्ड पार्टी। जब जनरली होता क्या है कि जब दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सपोज ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल और परचेज का, ए ने बी को सेल किया, बी ने ए से परचेज किया, तो उस केस में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपस में तो ए बी पे केस कर सकता है और बी ए पे केस कर सकता है। बट अगर सी, जिसको कि इस केस से कोई मतलब नहीं था, जो स्ट्रेंजर कहते हैं इसको, बिल्कुल स्ट्रेंजर था उस ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट में, वो केस नहीं कर सकता ना ए पे ना बी पे। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या जी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी हैं वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कहते हैं स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, कभी भी स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, कभी भी स्ट्रेंजर जो होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो भी बंदा स्ट्रेंजर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे हमने बताया ए और बी और सी के केस में, ए बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सी स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है, तो कभी भी सी ना ए पे ना बी पे, कि दोनों में से किसी पे भी वो स्यू मतलब केस नहीं कर सकता है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल, है ना। दिस रूल मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस, तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले जी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, मतलब स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू बट इट हैज गॉट एक्सेप्शंस। तो आइए एक्सेप्शंस देख लेते हैं, इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या आ जाते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है जी एक्सेप्शन का क्या होगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो इन द केस ऑफ ट्रस्ट, जब ट्रस्ट की बात आ जाए, ट्रस्ट मतलब जब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया हो, ठीक है, तो उसमें पार्टी कौन होते हैं, जो ट्रस्टीज होते हैं वो लोग पार्टीज होते हैं, ठीक है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में इवन ए स्ट्रेंजर, मतलब यहाँ पे कौन है जी स्ट्रेंजर, क्या पता है यहाँ पे कौन हो गए। ट्रस्ट के केस में स्ट्रेंजर होते हैं, है ना, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी जो भी होगा ना वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट ट्रस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में इवन स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसने, है ना, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का, है ना, काम करती है, हेल्प करती है वो, ठीक है जी। एक बंदा था मोहन जो कि बीपीएल में था, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में की कैटेगरी में था, बट उसको इस ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट जो है उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया है। और एक राम है, राम नाम का बंदा है जो कि बीपीएल में कैटेगरी में नहीं है इवन, है ना, उसको इस ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट से बेनिफिट मिल जाता है। तो मोहन ने क्या किया है कि ट्रस्ट पे केस किया है कि आपने मुझे क्यों नहीं दिया बेनिफिट, जबकि आपका ये ट्रस्ट बना ही है ना, बीपीएल कैटेगरी में जो भी लोग आएंगे उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है जी, मोहन इज ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, इवन ही कैन sue ऑन द ट्रस्ट। तो पहला एक्सेप्शन था जी इन द केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, इवन स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन sue। उसके बाद आते हैं जी सेकंड एक्सेप्शन में, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। जनरली फैमिली सेटलमेंट जो होता है वो सोशल एग्रीमेंट है, फैमिली में आपस में जब कुछ एग्रीमेंट होता है तो सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है ना। वहां पे जो पार्टीज हैं वही कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एक दूसरे पे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और वही एक दूसरे पर केस कर सकती है। बट, है ना, फैमिली सेटलमेंट में एक्सेप्शन में इसको डाला गया है कि यहाँ पे अगर कोई स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट भी है वो भी, है ना, इसमें स्यू कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज पे। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। रोहित एंड ऋषभ दो भाई थे, रोहित एंड ऋषभ दो भाई थे जिन्होंने आपस में डिसाइड किया कि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब अपने फैमिली प्रॉपर्टी को बंटवारा किया, और इस कंडीशन पे बंटवारा किया कि दोनों मिल करके अपनी मदर को 10,000 एवरी मंथ देंगे, ठीक है ना। मतलब रोहित एंड ऋषभ ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसकी किसको देंगे कॉम्पनसेशन एवरी मंथ, अपनी मदर को। बट लेटर ऑन क्या करते हैं ये लोग
नाइदर रोहित नॉर ऋषभ, दोनों में से कोई भी अपनी मदर को जो वादा किया था, प्रॉमिस किया था आपस में, है ना, आपस में सेटलमेंट किया था, मतलब आपस में एक सेटलमेंट किया था, वो नहीं दे रहे हैं। माँ इज ए स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में मदर क्या है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि है ना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है, रोहित एंड ऋषभ के बीच। फिर भी मदर कैन स्यू फॉर गेटिंग कॉम्पनसेशन ऑन बोथ सन्स या आइदर ऑफ द सन्स, मतलब दोनों में से किसी एक पे किया, दोनों पे कर सकते, इवन बीइंग ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो फैमिली सेटलमेंट में भी ऐसा होता है। फिर इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में भी, मैरिज में कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं आपस में, इसको ना हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग अरेंजमेंट भी बोलते हैं जी, अरेंजमेंट्स, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और सर्टेन मैरिज अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें भी होता है कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। अब देखते हैं कैसे। मिस्टर पुरी ने अपनी बेटी की शादी की, सुप्रिया, मिस्टर पुरी ने अपनी बेटी सुप्रिया की शादी की, है ना, मिस्टर सुरेश से। सुरेश क्या है ना, डोमेस्टिक वायलेंस करता था सुप्रिया पे, और एक बार ऐसा हुआ कि मिस्टर पुरी और, है ना, सुरेश के बीच एग्रीमेंट हुआ कि अगर उसने, सुरेश ने अपनी वाइफ को, मतलब मिस्टर पुरी के डॉटर को, जिसका नाम सुप्रिया था, उसको अगर वो टॉर्चर करेगा तो मिस्टर पुरी अपनी बेटी को लेके जाएंगे और हर मंथ, एवरी मंथ एक कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा सुरेश को। ये एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है, अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट हुआ है एक तरीके का मैरिज अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हुआ है मिस्टर पुरी एंड सुरेश के बीच में, ठीक है ना। और फिर भी क्या किया सुरेश ने बाद में, है ना, ये करने के बाद भी वो फिर से अपना काम करता रहा और फिर से अपने वाइफ को टॉर्चर करता रहा। अब यहाँ पे क्या है, सुप्रिया जो है ये शी है स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर पुरी एंड मिस्टर सुरेश के बीच में। फिर भी सुप्रिया कैन स्यू ऑन सुरेश फॉर कॉम्पनसेशन, जो कि मिस्टर पुरी और सुरेश के बीच में डिसाइड हुआ था। तो यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, किस केस में भाई, तो इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन में, इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। देखिए असाइनमेंट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं जी। असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी में, है ना, सेल परचेस का ट्रांजेक्शन हुआ है। ए ने बी को कुछ बेचा है, ए ने बी को बेचा है, मतलब ए क्या है, क्रेडिटर, और बी क्या है, डेटर है। ए ने अपना राइट, मतलब ए बी से पैसा लेगा, उधार में बेचा है तो पैसा लेगा। ए ने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया सी को, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सी इज ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ है, ए और बी के बीच हुआ है। सी को उसने अपना, है ना, राइट जो है असाइन कर दिया है कि तुम मेरे बदले अब तुम रिकवर करोगे बी से पैसा, ठीक है जी, तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, अगर ए ने पैसा ना, बी ने पैसा ए को नहीं दिया है तो सी बी पे केस कर सकता है, इवन बीइंग ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच हुआ था, सी द स्ट्रेंजर इवन इन दिस केस, है ना, किस केस में भाई, असाइनमेंट के केस में, मतलब ट्रांसफर ऑफ राइट के केस में। एक पार्टी अगर अपना राइट ट्रांसफर करता है दूसरे को, तो जिसको ट्रांसफर किया है वो स्ट्रेंजर है, फिर भी वो अगले पार्टी पे स्यू कर सकता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपेल, इसको बोलते हैं ना एक्सेप्टेंस। एस्टॉपेल मतलब, है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ राइट्स और, है ना, ऑब्लिगेशन, राइट्स और ऑब्लिगेशन और राइट्स का एक्सेप्टेंस, इसको भी समझते हैं, ठीक है। ए ने बी से पैसा लिया था, ए ने बी से पैसा लिया था, मतलब ए बी को वापस करेगा, ठीक है ना, ए बी को वापस करेगा। ए के सामने सी ने बी को पैसा दे दिया, ए के सामने सी ने बी को पैसा दे दिया, ठीक है, और ये बोलते हुए कि मैं ए के बदले दे रहा हूं, मैं ए के बदले, तुम, है ना, बी को बोल रहा है कि मैं ए के बदले पैसा दे रहा हूं। कौन दे रहा है पैसा, सी। सी यहाँ पे क्या, स्ट्रेंजर है, ठीक है ना, फिर भी ए यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ राइट और ऑब्लिगेशन कर रहा है कौन, ए, है ना। तो यहाँ पे सी क्या है, सी इज ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, और वो बी पे और ए पे दोनों पे केस कर सकता है। ए पे किस लिए करेगा भाई, रिकवरी करने के लिए, जो ए के बदले वो बी को पे कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी क्या है, ये स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू इन अ केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपेल। एस्टॉपेल का मतलब होता है चुप रह जाना, कहीं पे कोई अगर मेरे बदला कोई पे कर रहा है या मेरे बदला को रिसीव कर रहा है और ये बोल के कर रहा है और मैं चुप रह जाता हूँ, उसका मतलब आई एक्नॉलेज और, है ना, एस्टॉपेल,
इस केस में भी स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट में, इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, अगर लैंड के सेल और परचेज में एक कोई कंडीशन लगा दिया जाए, ठीक है ना, तो कहता है कि वो कंडीशन है ना सक्सेसर मतलब आने वाले लोगों पे, मतलब आने वाले मालिक पे है ना, सब पे वो कंडीशन जो अप्लाई होगा, जो आने वाला नया मालिक होगा वो क्या होगा, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर भी वो केस कर सकता है। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से, ठीक है। भुवन एक किसान है, भुवन एक किसान है जिसके पास 2 पीस ऑफ लैंड है, उसने विक्रांत को अपना है ना 1 पीस ऑफ लैंड सेल कर दिया, और सेल डीड में ये कंडीशन लिख दिया था, लिखा था, जो कि विक्रांत को भी पता था। उसने बोला था कि देखो मैं जो पीस ऑफ लैंड सेल कर रहा हूँ, इसके बाजू में एक और मेरे पास पीस ऑफ लैंड है ना, तो तुम जब भी पीस ऑफ लैंड को यूज करोगे तो हमेशा अदर देन फैक्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज मत करना इस लैंड को। और विक्रांत ने ये एक्सेप्ट किया था, ठीक है, नहीं, विक्रांत ने ये एक्सेप्ट करके ये है ना परचेज किया था लैंड। बाद में क्या होता है ना कि विक्रांत का जो सन है, अब विक्रांत अब दुनिया में नहीं है, मान लेते वो डाइड हो गया ना, ही डाइड और उसका डेथ हो गया। विक्रांत का सन जो है सूर्या ने क्या किया है, उस पीस ऑफ लैंड पे एक फैक्ट्री सेटअप कर रहा है वो। तो इस केस में सूर्या के बीच एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है, पहले सेल और परचेज का, विक्रांत एंड भुवन। अब इस केस में विक्रांत इज सूर्या इज ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, फिर भी यहाँ पे भुवन सूर्या पे कौन है ना केस कर सकता है, ये रोकने के लिए कि तुम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ये जमीन यूज नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बेचते टाइम ये कंडीशन लगा दिया था। यहाँ पे एक और एक्सेप्शन में जाते हैं कि यहाँ पे नॉट ओनली भुवन के बाद के, हो सकता है भुवन भी मर गया, उधर विक्रांत की डेथ हो गई, इधर भुवन की डेथ हो गई, उसके बाद भी विक्रांत का बेटा सूर्या और इधर भुवन का बेटा है ना रोहन भी चाहे तो इस बात के लिए है ना सूर्या पे केस कर सकता है, जबकि क्या है, दोनों ही स्ट्रेंजर टू ए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट थे। फिर भी इसी को कहते हैं इन द केस ऑफ कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब होता है जी कंडीशन, कोवेनेंट का मतलब होता है कंडीशन, एक कंडीशन लगा देना, कंडीशन रनिंग विद द लैंड मतलब सेल, लैंड के सेल परचेज के केस में एक कंडीशन लगा दिया, वो कंडीशन स्ट्रेंजर पे भी अप्लाई होगा लेटर ऑन। कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट आते हैं, लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू थ्रू एन एजेंट। अगर कोई एजेंट के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब कोई एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है। प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है, एजेंट हमेशा अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है। तो यहाँ पे एजेंट अगर विद इन अथॉरिटी कर रहा है, एजेंट अगर है ना, इसको बोलेंगे जी विद इन अथॉरिटी, एजेंट क्या करेगा, विद इन अथॉरिटी अगर काम कर रहा है ना, तो उसके काम के लिए प्रिंसिपल जो कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है वो लायबल भी होगा और वो केस भी कर सकता है सेकेंड पार्टी पे। मतलब एजेंट ने जिसके साथ, सपोज कि एजेंट ने है ना अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में विद इन अथॉरिटी में रहते हुए सेल किया था, सपोज कि एजेंट है ए और प्रिंसिपल है बी, और ए ने सी को सेल किया था, है ना, ए जो एजेंट है उसने सेल किया था सी को बी के बिहाफ में, तो बी स्ट्रेंजर होते हुए भी है ना सी से रिकवरी के लिए है ना या तो उसको फोर्स कर सकता है या उस पर स्यू कर सकता है, केस कर सकता है। ठीक है जी, तो ये थे सारे एक्सेप्शन किसके थे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, मतलब स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू है, उसका एक्सेप्शन नहीं है। जनरली स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बट दीज आर द एक्सेप्शंस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सीए फाउंडेशन में ये इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जंप करते हैं, और अपना टॉपिक अब नेक्स्ट होगा क्या, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन 10 के अंदर, जो बताता है कि इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना लॉफुल कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये जनरली नहीं होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज ए वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज ए वॉइड। बोलते हैं क्या जी, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, जनरली यही होता है जी। कंसिडरेशन है ना, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट यहां भी एक्सेप्शन है, जैसे यहां एक्सेप्शन है वहां पे यहां भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स क्या, कुछ केसेस में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माने जाएंगे। अब आते हैं जिसको पढ़ते हैं एक एक करके।
यहाँ पे भी 7 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी में आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हुआ, लाइक वाइफ हस्बैंड है ना, चिल्ड्रंस पेरेंट्स, इनके सामने क्या होता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशन है, ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो वहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बट इसके 4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है, ये सॉरी इसके 4 बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट्स है ना, ये एसेंशियल इसको बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं जी, इसेंशियल्स। ये इसेंशियल्स मतलब इसका होना जरूरी है, तभी इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाएगा। क्या होना चाहिए, मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा, ठीक है ना, आपस के नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे वाइफ ने, हस्बैंड ने अपने वाइफ को कहा कि मैं तुम्हें हर महीने 10,000 है ना मनी दूंगा तुम्हारे शॉपिंग के लिए। जनरली ये सोशल है, बट नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। जबकि वाइफ यहाँ बदले में कुछ नहीं दे रही है, ठीक है ना, सिर्फ हस्बैंड उसको पैसा दे रहा है, वाइफ बदले में कुछ नहीं दे रही। कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन दोनों साइड से होना चाहिए, बट यहाँ पे कंसिडरेशन सिर्फ एक साइड से है। तो एक साइड से होने का मतलब है कि ये विदाउट कंसिडरेशन फिर भी वैलिड है। तो क्या होगा जी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद बोलता है पार्टी मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन। जो रिलेशन है दोनों का ना, उसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले केस में रिलेशन जो नियर होना चाहिए, मतलब वाइफ हस्बैंड चिल्ड्रंस पेरेंट्स, ऐसा नहीं हो जी कजन के साथ कर लिया है ना, सेकंड कजन के साथ कर लिया है ना, इस तरह का एग्रीमेंट वो वैलिड नहीं है। मतलब नियर रिलेशन होना चाहिए। नियर रिलेशन का एग्जैक्ट डिफिनेशन तो नहीं कहीं पर दे रखा है लॉ में, बट नियर रिलेशन का मतलब ही होता है ऐसा रिलेशन जो फर्स्ट रिलेशन हो, है ना, सेकंड रिलेशन नहीं हो, जैसे वाइफ हस्बैंड मदर है ना, फादर पेरेंट्स चिल्ड्रन, ब्रदर ब्रदर सिस्टर 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 ब्रदर ब्रदर सिस्टर, इस तरीके से नियर रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद मस्ट बी इन राइटिंग, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वाइफ को बोल दिया कि 10,000 हर मंथ दूंगा, ऐसे इससे काम नहीं चलेगा, वो राइटिंग में होना चाहिए, रिटन है ना, रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और वो मस्ट बी रजिस्टर्ड, मतलब स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए जी, रजिस्टर्ड का मतलब क्या होना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो जो भी एग्रीमेंट है, तभी माना जाएगा कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये वैलिड है। मतलब ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, 4 पॉइंट ABCD। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट एक्सेप्शन में, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। ठीक है जी, इसको समझते हैं। पास्ट वॉलंटरी सर्विस का मतलब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वॉलंटरी याद रखिएगा। ये वॉलंटरी मतलब अपने इच्छा से किया, वॉलंटरी है ना, स्वेच्छा जिसको बोलते हैं, है ना, अपने मन से किया, बिना किसी के कहने पे, मतलब किसी ने बोला नहीं कहने। सपोज मेरा वॉलेट गिर गया रास्ते में, है ना, एक मेरे स्टूडेंट में से एक बंदा है रोहन, जिसको वो वॉलेट मिलता है, वो मुझे वापस ला के दे देता है, सर आपका वॉलेट पड़ा हुआ मिला मुझे, उसने मुझे दे दिया। और मैंने तब बोला कि रोहन तुम्हारे इस काम से मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे वॉलेट दे दिया वापस, तो मैं तुम्हें है ना 1,000 रुपीज़ एज ए रिवार्ड दूंगा। तो देखिए यहाँ पे रिवार्ड दे रहा हूँ ना, तो ये पेमेंट कर रहा हूँ, उसके बदले रोहन को अब कुछ नहीं करना है, रोहन पहले ही कर चुका है। क्या कर चुका जी, कंपन है ना, मैं कॉम्पनसेट कर रहा हूँ 1,000 दे करके, किस चीज के लिए, फॉर पास वॉलंटरी सर्विस। मैंने थोड़ी बोला था रोहन को कि तुम मेरा वॉलेट ढूंढ करके ला, वो अपने से लेके आया था। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, अब जो हो रहा है ना वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और फ्रेश प्रॉमिस हो रहा है, मैं प्रोमिस कर रहा हूँ 1,000 देने के लिए, उसके बदले रोहन को अब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये भी विदाउट कंसिडरेशन ही माना जाएगा, ठीक है जी। कंपनसेशन फॉर पास वॉलंटरी सर्विस, याद रखिएगा, लॉस्ट ऑफ वॉलेट वाला एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आए तो ये लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद आता है थर्ड एक्सेप्शन इज प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेब्ट। देखिए ना, एक लिमिटेशन एक्ट है ना, लिमिटेशन एक्ट एक होता है, लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट 1963 बोलता है कि जब कोई बंदा किसी बंदे को उधार दिया हुआ है, उधार में माल बेचा हो या उधार पैसा दिया हो, और 3 साल तक अगर वो नहीं मांगता है, रिकवरी नहीं करता है, तो उसके बाद ही लॉस्ट हिज राइट, वो अपना राइट जो है पैसा वापस लेने का लॉस्ट कर देता है। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट बोलता है 3 साल तक ही है ना, एक क्रेडिटर अपने डेटर से 3 साल तक ही मांग सकता है पैसा, अगर 3 साल तक नहीं मिला उसके बाद वो लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है वो प्रॉमिस कर दे कि नहीं जी 3 साल तो हो गया है, फिर भी मैं आपको पैसा आपका वापस कर दूंगा, फिर भी मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा इवन आफ्टर 3 ईयर, तो इस प्रॉमिस के बदले है ना
क्रेडिटर को अब कुछ नहीं देना है। अब मतलब ये एक तरीके से फ्रेश प्रॉमिस हो रहा है ना, फ्रेश एग्रीमेंट हो रहा है ना। तो इसमें डेटर पैसा देने का वादा कर रहा है कि टाइम बार्ड जो हो गया, मतलब टाइम बार्ड का मतलब आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम बार्ड हो गया उसके बाद भी मैं आपको पैसा दूंगा। इसके लिए क्रेडिटर को कुछ नहीं करना, मतलब विदाउट कंसिडरेशन क्रेडिटर को वो पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा जी, है ना, विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा वो। उसके बाद आ जाते हैं एजेंसी रिलेशन, सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। किसका सेक्शन 85 है जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो जानते ही 1872। एजेंसी रिलेशन जब बनता है ना, जब एजेंसी रिलेशनशिप बनता है उसके लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट ये यूनिट में पढ़ेंगे कि माइनर के केस में क्या होता है। जब माइनर अपने पेरेंट्स के बिहाफ में एज ए एजेंट जब जाता है, कुछ लेता है ना, तो वो क्या बोलता है कि सपोज आपके पापा ने बोला है कि जाओ एक शॉप से, है ना, उधार पे सामान लेकर के आओ, तो यहाँ पे आप क्या है ना, एजेंट है, आप क्या है, पापा के एजेंट है। तो आप में और आपके पापा में जो एजेंसी रिलेशनशिप बना ना, उसके लिए किसी भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब भी एजेंसी बनेगी, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन बनेगा, वहाँ पे कंसिडरेशन करने की ज़रूरत नहीं, विदाउट कंसिडरेशन ही वो रिलेशनशिप बन जाता है। अब आगे आता है जी कॉम्प्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट तो ऐसे ही समझ में आता है, गिफ्ट के बदले क्या कोई कुछ देता है क्या, ठीक है ना। आप, मैंने बोला कि आप सीए पास कर जाओगे, सीए फाउंडेशन पास कर जाओगे, तो मैं आपको एक 5000 का गिफ्ट दूंगा, ठीक है ना, एक गिफ्ट दूंगा या गिफ्ट वाउचर दूंगा, ठीक है। तो क्या बदले में आप मुझे कुछ दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे हो ना, कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो गिफ्ट वाले में फिर भी अगर मैंने ये लिख के दिया है, ये बोला है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो और मैं गिफ्ट नहीं दूंगा तो आप मुझे केस कर सकते हो। और तब मैं ये नहीं बोल सकता कि आपने तो कंसिडरेशन दिया ही नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं। बोला नहीं जी, लॉ बोलता है कि इस केस में, गिफ्ट के केस में, विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, ठीक है ना। ये सारे डिटेल में नहीं जाने, बस इसको पॉइंट्स याद रखने हैं। एग्जाम में अगर पॉइंट्स याद रख लिया और लिख के आ गया ना, जनरली इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप डायरेक्ट भी लेकर के आओगे, 7 पॉइंट लिख दोगे, 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नहीं, कंप्लीटेड गिफ्ट के बाद है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बेलमेंट किसको कहते हैं, बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक बंदा दूसरे बंदे को अपना कोई सामान देता है यूज करने के लिए, सर्टेन पर्पस के लिए, और वो यूज करके वापस कर दे, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। पैसा नहीं लेगा उसमें। जैसे आपने मुझसे बोला सर अपनी बाइक दीजिएगा, है ना, एक काम करके वापस कर दूंगा आपकी बाइक, तो और मैं उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अभी आपके सीए फाउंडेशन में ये, है ना, सिलेबस से हटा दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बट जो न्यू सिलेबस आ रहा है, जो 2024 में जो लॉन्च हो रहा है, जो आपके 2024 के जून में एग्जाम में जो आएगा, उसमें वो डाल दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ ये समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, ठीक है जी। सेक्शन 71 में ये लिखा है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब वहाँ पे भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं, आपने मुझसे बाइक लिया, आप बाइक लेके यूज़ करके ला के दे दिया, आपने मुझे कुछ दिया नहीं दिया ना, कंसिडरेशन तो। फिर भी अगर मेरी बाइक को कुछ हो गया तो मैं आप पे केस कर सकता हूँ, और तब आप ये नहीं बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जी, ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ पे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के केस में, मतलब बेलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसके बाद आते हैं जी चैरिटी वाले में। चैरिटी में भी क्या होता है, देखिए इसमें समझिएगा, चैरिटी में कभी कभी प्रोमिसी जो होता है ना, वो प्रोमिसर पे केस कर सकता है चैरिटी में, समझिएगा, है ना। इस वाले केस को याद रखिएगा, केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद। देखिए हुआ क्या ना, इस केस को पहले डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि चैरिटी में विदाउट कंसिडरेशन भी चैरिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। अब ऐसे समझिएगा कि केदारनाथ एक म्युनिसिपल कमिश्नर थे, जो कि एक ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे, है ना। केदारनाथ वॉज ए म्युनिसिपल कमिश्नर एंड ऑल्सो अ ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट। एक हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे और म्युनिसिपल कमिश्नर भी थे। गोरी मोहम्मद जो था, इसने वादा किया था कि जो ये ट्रस्ट है एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाने जा रही है, उसमें मैं रुपीज़, है ना, 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करूंगा। इसने लिख करके दिया था, प्रॉमिस किया था, और बाद में ये इसने मना कर दिया। अब इसके प्रॉमिस के भरोसे पे ट्रस्ट ने कॉन्ट्रैक्टर से एक एग्रीमेंट कर लिया था पब्लिक लाइब्रेरी बनाने के लिए। अब तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना है, और गोरी मोहम्मद की तरह बहुत लोगों ने प्रॉमिस किया था देने का। गोरी मोहम्मद ने जो मना कर दिया, तो ये स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है,
मत कहने का मतलब क्या है ना, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, मतलब केदारनाथ कुछ भी नहीं देने जा रहे हैं गौरी मोहम्मद को, केदारनाथ गौरी मोहम्मद को कुछ भी ना दिए ना देंगे, फिर भी यहाँ पे गौरी मोहम्मद के भरोसे उन्होंने किसे, कॉन्ट्रैक्टर से है ना एग्रीमेंट कर लिया था पब्लिक लाइब्रेरी बनवाने का। अब उनको लॉस होगा क्योंकि गौरी मोहम्मद पैसा नहीं दे रहे, तो यहाँ पे गौरी मोहम्मद पे है ना केदारनाथ ने केस किया और कोर्ट ने कहा यस गौरी मोहम्मद है ना इज लायबल टू पे ₹100 विच ही हैज प्रॉमिस्ड अर्लियर। तो यहाँ पे भी क्या, चैरिटी के केस में क्या होगा जी, विदाउट कंसिडरेशन भी है ना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। ये याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना आपको, ये केदारनाथ वाला जो बताया ना ये कि आपको ना याद रखना है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपको ये केस दे दे और इस पे क्वेश्चन बना दे और आपसे पूछे तो आप इस केस है ना लॉ का रेफरेंस दे करके आंसर कर सकते हैं। तो होप आपको ये यूनिट समझ में आया होगा। ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म होता है, यूनिट नंबर 2 है ना, कंसिडरेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट यूनिट में और नेक्स्ट फ्रेश लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, गुड बाय।